जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इनसे पहले आप लोग का कमेंट को राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। क्लियर है? 30 क्वेश्चंस का जितना भी स्कोर हुआ है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग को स्कोर भी बताना है। क्वेश्चन देखिए कि शक्ति या सामर्थ्य राशि है, ये किस प्रकार का राशि है? अदिश राशि है, प्रदिश, सदिश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो आपका है शक्ति या सामर्थ्य, ये एक प्रकार का अदिश राशि है। देखिए, अदिश और सदिश को समझिएगा। ठीक है? तो जो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन होता है, और अदिश राशि का डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये एक प्रकार का अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, त्वरण, विस्थापन या फिर बल। कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी। एनर्जी बोला जाता है वर्क करने की एफिशिएंसी को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है? न्यूटन किनका मात्रक है? बल, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर एनर्जी। न्यूटन किसका मात्रक है? तो देखिए, बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है? फोर्स का मात्रक न्यूटन। फोर्स क्या होता है कि किसी भी वस्तु का डायरेक्शन, शेप, साइज अगर चेंज हो रहा है या फिर वो पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें फोर्स लग रहा है। यानी कि मास इनटू एक्सलेशन। ठीक है? ये फोर्स का फॉर्मूला हुआ। डेफिनेशन भी इसी के साथ है, तो बल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है। इनमें से द्रव्यमान की इकाई कौन सा नहीं है? पाउंड, डाइन, ग्राम या फिर किलोग्राम। तो देखिए, द्रव्यमान की इकाई डायन नहीं है। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा किनका मात्रक डायन है, किनको डायन से मापा जाता है। चलिए, नेक्स्ट वन देखिएगा कि फैराड किसका मात्रक है? फैराड चालकत्व का, प्रतिरोध का, प्रेरकत्व का या फिर धारिता का। फैराड किनका मात्रक है? तो धारिता इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, धारिता। नेक्स्ट वन देखिएगा कि पूरक मात्रक का उदाहरण है। पूरक मात्रक का उदाहरण है बल, ऊष्मा, घन, कोण या फिर दाब। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा घन कोण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, घन कोण। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से ताप की इकाई कौन सा है? ताप की इकाई सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या फिर सभी। ताप यानी टेम्परेचर की इकाई, तो ये सभी हो जाएगा। क्लियर है? 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है? सेल्सियस को केल्विन में अगर चेंज किया जाता है तो प्लस किया जाता है 273, और वहीं पर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने पर माइनस किया जाता है 273। यहाँ प्लस किया जाता है, इधर माइनस किया जाता है। ठीक है? और फ़ारेनहाइट देखा जाए तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है? जैसे कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इससे हम लोग फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो तीनों का तीनों आपका टेम्परेचर मेजरमेंट करने का इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है? प्रकाश वर्ष। तो लघु समय अंतराल, द्रव्यमान, कार्य या फिर दूरी। तो देखिए, ये जो आपका प्रकाश वर्ष है, ये डिस्टेंस का इकाई है। डिस्टेंस। ठीक है? दूरी मापने का इकाई प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन पर केजी मात्रक है। न्यूटन पर केजी किनका मात्रक है? वेग का, गुरुत्व, विभव का, बल का या फिर त्वरण का। न्यूटन पर केजी ये आपका त्वरण का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सा है? माइक्रोन, परमीमीटर, एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर? तो देखिए फर्मी मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, फर्मी मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, रेटिना से पीछे, रेटिना पर, रेटिना से आगे या फिर कहीं नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना से पीछे। दूर दृष्टि दोष जो बनता है वो रेटिना से पीछे बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आइस है और ये है इसका मैन एक्सिस। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी बच्चा को, किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा किया जाए, ए और बी, ये इसका हो गया लेंस, आंखों में लगता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका लाइट जाएगा तो दूर दृष्टि दोष वाला अगर ये आइस रहेगा तो रेटिना में ना बन के इमेज जो बनता है रेटिना से परे बनता है। ठीक है, यानी कि पीछे बनता है, जिसके कारण उनको दिखाई नहीं देता है। इनको ठीक करने के लिए, ठीक है, जो गोगल लगाया जाता है, चश्मा लगाया जाता है, वो आपका उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है, ताकि इधर भी मर्ज हो जाए और इधर भी मर्ज करके नॉर्मली उसको रेटिना तक इमेज को बनाया जाता है। ठीक है, रेटिना में इमेज अगर बन गया तो कम्प्लीटली वस्तु को दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उस व्यक्ति को ये वस्तु दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में रेटिना से पीछे इमेज बनता है और उनको रिसॉल्व करने के लिए उत्तल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। चलिए इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे का प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना से आगे ही इमेज बन जाता है। दूसरा बात है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट के वस्तु दिखाई देता है बट दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है, और इसको रिसॉल्व करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दर्पण यूज कभी भी गोगल बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर, कि आइरिस के माध्य वाले छोटे छिद्र, ठीक है, को क्या कहते हैं? कोड़ा आइरिस के माध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? ठीक है, पुतली कहेंगे, ठीक है, रक्तक पटल कहेंगे, रेटिना या दृष्ट पटल? ठीक है, देखिए जैसे कि अगर बात किया जाए आइस का स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये इनका बाहर भाग, यहाँ पर होता है लेंस, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये होता है सिलियरी मसल्स जो कि इनको पकड़े रखता है, ये इतना दूर तक रहता है, और इधर भी उसी प्रकार से सिलियरी मसल्स रहता है और ये भी लगभग इतना दूर तक रहता है। अब देखिए ये वाला भाग, यहाँ देखिएगा इस वाले भाग में छिद्र रहता है। ठीक है ना, ये भाग जो होता है छिद्र रहता है जहाँ से लाइट इंटर करता है। क्लियर? तो इस छिद्र वाले भाग को क्या आप बोलेंगे? इनको कहा जाता है पुतली। ठीक है, पुतली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है? देखिए एक बात यहाँ पर है कि रेटिना जो होता है, ठीक है, ये कौन से सेल से बना होता है? तो रेटिना दो प्रकार का सेल से बना होता है, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। ह्यूमन आइस में कोन सेल जो होता है वो 30% होता है, जो कि कलरफुल वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है, जबकि जो रॉड सेल होता है वो 70% होता है, जो कि ब्लैक एंड वाइट वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। तो हमारी आंखों में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? उल्टा होता है, उल्टा ही दिखाई देता है। सीधा होता है परंतु उल्टा का प्रतिबिंब देता है। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। सीधा होता है, सीधा ही दिखाई देता है। तो देखिए एक्चुअल में देखा जाए तो प्रतिबिंब उनका उल्टा होता है। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जैसे कि ए से बी तक अगर वस्तु रहे तो रेटिना पर जो बनता है वो बनता है बी से ए। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
उल्टा प्रतिबिंब यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसी को मैसेज के द्वारा हमारे ब्रेन तक जाता है, नर्व सेल के द्वारा उस मैसेज। और जब मस्तिष्क तक पहुंचता है ये मैसेज, मस्तिष्क इस इमेज को सीधा करके रीड करता है, फिर हमें वो वस्तु सीधा दिखाई देता है। बट अगर देखा जाए रेटिना पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, इमेज रहता है सीधा, वस्तु सीधा रहता है, लेकिन हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उल्टा, और मस्तिष्क वापस इसको सीधा करके पढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, अवतल, उत्तल व अवतल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, अभिसारी को ही उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी को ही उत्तल लेंस कहा जाता है। अभिसारित का मतलब एक जगह केंद्रित होना, अपसारी का मतलब उनको फैलाना। क्लियर है, तो अभिसारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, या फिर अनंत? न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका इन्फिनिट। क्लियर है, अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो रेटिना के आगे पीछे, रेटिना के आगे आगे, रेटिना पर, या फिर अनंत पर। ठीक है, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। ध्यान दीजिएगा, रेटिना पर अगर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। आगे या पीछे बनने से कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा जब तक का वो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने। एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर है। क्लियर बात है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? 24 सेंटीमीटर, 50, 40, या फिर 100 सेंटीमीटर? बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। अगर लेंस की क्षमता डायोप्टर है तो फोकस दूरी हमेशा 50 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? एक और अनंत के बीच, शून्य, एक, या फिर अनंत? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इनफिनिट इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने वाला किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? ठीक है, कौन से रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? लाल रंग, हरा, नीला, या फिर बैंगनी रंग? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिएगा कि लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है हरे रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, या फिर बैंगनी रंग के लिए? लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है कौन से कलर के लिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, या दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, या उपरोक्त में से सभी में? उत्तल लेंस यूज किया जाता है इन तीनों में, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर इनमें से सभी? इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो देखिए उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं यूरेनियम के, हाइड्रोजन के, पोलोनियम के, या फिर लेड मतलब सीसा के?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलोनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पोलोनियम। नेक्स्ट वन देखिए, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कहलाती है वर्ग, आवर्त, कक्षा या फिर कक्षक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग। ठीक है, ऊर्ध्वाधर पंक्ति को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, जो कि 18 होता है। ठीक है, और फिर जो लेटे हुआ जो होता है इनको क्या कहेंगे, आवर्त, जो कि 7 नंबर तक होता है, 1 2 3 4 7 नंबर तक। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आवर्त सारणी के पिता किनको कहा जाता है, और आधुनिक आवर्त सारणी के पिता किनको कहा जाता है। देखिए मेंडल को कहेंगे, सॉरी मेंडलीफ को आवर्त सारणी के पिता। ठीक है, और हेनरी मोजले को कहेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पिता, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के पिता बोलेंगे हेनरी मोजले को। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा, MKS पद्धति से तात्पर्य है माइक्रो कैल्विन सेकेंड, मीटर कैल्विन सेकेंड, माइक्रो किलोग्राम सेकेंड या मीटर किलोग्राम और सेकेंड। MKS पद्धति जो होता है वो आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। नेक्स्ट वन, भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है कहलाती है। भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है उनको क्या कहेंगे, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, उष्मागतिकी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिकी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यांत्रिकी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से सही विकल्प है, सही विकल्प इनमें से कौन सा है। कार्य बराबर विस्थापन बटे बल, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल बट्टी विस्थापन या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। वर्क का डेफिनेशन, तो वर्क का डेफिनेशन हुआ बल गुना विस्थापन। देखिए कार्य तभी संभव होता है जब किसी वस्तु पर फोर्स लग रहा है और अगर वो वस्तु डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, तो ही जा करके वर्क होगा। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया F इंटू एस, और F का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। क्लियर है, ये दो फॉर्मूला बेसिक है, एकदम याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट वन देखिए, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज ने, न्यूटन, फैराडे या फिर गैलीलियो ने। तो न्यूटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी मास 1 मास 2 बटे आर स्क्वायर। आर हो गया दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। क्लियर है, ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण, जिन्होंने सॉरी न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। 490 क्वेश्चन नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से उष्मा का सुचालक है, उष्मा का सुचालक पारद, अल्कोहल, पानी या फिर ईथर। बताइएगा उष्मा का सुचालक इनमें से कौन सा है। तो देखिए पारद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।